भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन करें, अथवा भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा में विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए हुए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था का उल्लेख करें जो बच्चे की शिक्षा तथा उसकी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, इसलिए हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो सभी जाति और धर्म के व्यक्तियों को समानता का अधिकार देते हैं, जिससे उसका विकास उचित दिशा में हो सके। संविधान के अनुच्छेद 28 में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। एक वे शिक्षण संस्थाएं जिसकी देखरेख पूर्णतया सरकार द्वारा होती है। इन संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, नैतिक शिक्षा जिसकी किसी धर्म विशेष से संबंध न हो दी जा सकती है। शिक्षा से तात्पर्य विद्यालय के अंदर या बाहर मिलने वाले वे सारे अनुभव हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उसके पूरे जीवन काल में उसे प्रभावित करते हैं। यह व्यक्तित्व के विकास की एक प्रक्रिया है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। इस प्रकार शिक्षा समूचे जीवन चलने वाली चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है जिसे समय, स्थान या व्यक्ति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक बालिका के अंदर से क्षमताओं को बाहर निकालकर उसके शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का विकास करना है। आमतौर पर हम विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले अनुदेशन या किसी भी तरह के ज्ञान को शिक्षा समझते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा वही है जो व्यक्तित्व का विकास करे और व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह अपने चरित्र का निर्माण कुशल ढंग से कर सके और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को विचलित न होने दे। शिक्षा से ही व्यक्ति न केवल अपनी आदतों और व्यवहारों में परिवर्तन लाकर स्वयं को समाज में अनुकूलित करने का प्रयास करता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है ताकि उसकी क्षमता जीवन की समस्याओं से लड़ पाने में उसकी सहायता कर सके। शिक्षा समाज में व्याप्त आधारहीन आस्थाओं, अर्थहीन परंपराओं और सैकड़ों सामाजिक कुरीतियों को दूर करती है और एक नई सोच का विकास करती है। इससे व्यावसायिक अनुभव भी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिसका जीवन में वे उपयोग कर व्यक्ति अपनी जीविका के अनेक साधन जुटाता है। शिक्षा ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, इसलिए हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो सभी जाति और धर्म के व्यक्तियों को समानता का अधिकार देते हैं, जिससे उसका विकास उचित दिशा में हो सके। संविधान के अनुच्छेद 28 में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। एक वे शिक्षण संस्थाएं जिनकी देखरेख पूर्णतया सरकार द्वारा होती है। इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, नैतिक शिक्षा जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध न हो दी जा सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने तौर पर किसी धार्मिक पूजा पाठ में भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए इसे बाध्य नहीं किया जा सकता। 2 ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं जिनका प्रशासन सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं में अगर प्रबंध समिति चाहे तो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन उसे हर संप्रदाय के लिए अलग धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए या मुस्लिम बच्चों को गीता पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 3 वे संस्थाएं जो सरकार से केवल आर्थिक सहायता लेती है, लेकिन प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं होता। इन संस्थाओं में भी बिना किसी की इच्छा के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक सभा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 29 में भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जिनसे समानता और स्वतंत्रता को बल मिलता है। जैसे यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा करने का पूरा अधिकार देता है, इसलिए वह अपने अलग संगठन बना सकते हैं और अपनी स्वयं की धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। साथ ही धार्मिक और भाषाई आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा या लिपि की रक्षा के लिए आंदोलन भी चला सकते हैं अगर उनकी भाषा या संस्कृति को किसी प्रकार का खतरा हो। संविधान के अनुच्छेद 23(1) में के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की शिक्षा संस्था
स्थापित करके उसे चला सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा में रहते हुए अपने नागरिकों के लिए कार्यात्मक शिक्षा और सरकारी सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या अपंगता की स्थिति में। शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21, 41 और 45 को संशोधित करके अब मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। नए कानूनों के मुताबिक आरक्षण की सुविधाओं के अलावा भारत के कई राज्यों में निःशुल्क पुस्तकें, कॉपियाँ, बैग, यूनिफॉर्म आदि प्रदान किए जा रहे हैं। स्नातक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अगर वे कुछ शुल्क फीस के रूप में चुकाते भी हैं तो उन्हें बाद में छात्रवृत्ति के रूप में वापस कर दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार ने 2000-2001 में आरंभ की, जिसका मकसद है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा देना ताकि देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। इसे पूरा करने का दायित्व राज्यों पर डाला गया। इसके द्वारा पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा। राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण एवं प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद के 16(4), 16(4) क और 16(4) ख में किया गया है। तो ये सारी बातें जो थी वो भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत बताई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध का वर्णन करें। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की क्या भूमिका है? अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्स शब्द का अर्थ विश्व, दुनिया, संसार होता है। इसी से यूनिवर्सलाइजेशन शब्द बना, जिसका हिंदी रूपांतरण सार्वभौमिकरण है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो सर्व का अर्थ सभी तथा भूमि का अर्थ क्षेत्र, अर्थात जिसकी पहुंच सभी जगह हो उसे ही सार्वभौम कहा जाता है। सार्वभौमिकरण का ही पर्याय सर्वव्यापी भी है और शिक्षा के क्षेत्र में यह शब्द अत्यंत प्रासंगिक व ग्राह्य है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा को सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना। सामान्यतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, अर्थात शिक्षा सभी के लिए सुलभ एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा समान रूप से सुलभ कराई जाए। शिक्षा प्रसार हेतु सार्वभौमिकरण का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि सभी बालकों, बालिकाओं, नागरिकों को जाति, रंग, मूल, वंश, धर्म, लिंग संबंधी में विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करते हुए शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर पहुंचाना तथा शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि यह कार्य कठिन होने के साथ चुनौतीपूर्ण भी है, किंतु बृहद पैमाने पर दीर्घकालिक प्रयास से सने सने संभव व सफल भी हो सकता है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। सार्वभौमिकरण हेतु वंचित छात्रों का चयन, वंचित नागरिकों का शिक्षण संस्थानों से निश्चित जुड़ाव, यथोचित प्रक्रिया से संस्थानों में नामांकन, अध्ययन हेतु अध्येता का संस्थानों में ठहराव, शैक्षिक सुविधाओं की अत्यंत सरलता व सुगमता आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जैसे लोकतांत्रिक विकास के लिए, राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए, प्रति नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए, आर्थिक रूप से व्यक्तिगत व सार्वजनिक समृद्धि के लिए, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अवरोध निम्नलिखित हैं, जैसे जनसंख्या के बेतहाशा वृद्धि, आर्थिक संस्थानों का
संसाधनों का अभाव, शिक्षा अधिनियमों का सख्ती से लागू न होना, संवैधानिक लोच व कमजोरी, भौगोलिक कारण, सामाजिक पिछड़ापन, प्रौढ़ निरक्षरता, क्षेत्रीय असंतुलन, सरकार के लोक लुभावन व वोटिंग की राजनीति आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की भूमिका। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रश्न को लेकर ही प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए संसद ने 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में पारित किया गया। सन 1998 में हुए राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई, जिसमें सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसे नवंबर 2000 में स्वीकृति दी गई। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके अंतर्गत देश में शिक्षा व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार नीतियों का निर्माण करती है तथा प्रांतीय सरकारों को शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में सलाह देती है। जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बात है तो राज्य सरकारें इसकी व्यवस्था अलग अलग ढंग से करती है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे तो अपने हाथ में ले लिया है तथा कुछ ने इसे स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया है। सभी अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा। बच्चों को विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं, शिक्षण, अधिगम सामग्री, छात्रवृत्ति आदि अनेकों सुविधाएं राज्य मुफ्त प्रदान करेगा, जिससे कोई भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो ये सारी बातें जो थी वो थी शिक्षा का सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध के अंतर्गत, और शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की क्या भूमिका है इसके अंतर्गत।